Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the third and the last part of Biomolecules unit. तो आज के पार्ट में हम न्यूक्लिक एसिड्स और हार्मोन्स कवर करेंगे और इसी के साथ हमारी बायोमोलिक्यूल्स वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज, अपने चैनल पे ज्वाइन बटन आ गया है, तो इस ज्वाइन बटन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आप लोगों को, उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डाउटनेट ऐप के थ्रू उसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनेट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनेट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनेट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लिक एसिड्स। अब हर एक जनरेशन जो होती है, हर एक स्पीशीज की, वो अपने एंसेस्टर्स से रिजेंबल करती है। जैसे आप लोग हो, आप अपने मम्मी पापा से रिजेंबल करते हो, आपके मम्मी पापा उनके मम्मी पापा से रिजेंबल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो न्यूक्लियस होता है लिविंग सेल का, वो इस ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनहेरेंट कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए, और इसको हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। अब जो पार्टिकल्स होते हैं सेल के न्यूक्लियस में, वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स, जो कि प्रोटीन्स के और बाकी टाइप के बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मतलब कि वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए। अब जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और दूसरा है हमारा आरएनए जो कि है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, इसीलिए हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स के केस में जो मोनोमर है हमारा वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड, और उसका पॉलीमर क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के केमिकल कॉम्पोजिशन पे। जब हम डीएनए या आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एक पेंटोज शुगर मिलती है, फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलते हैं जिनको हम बेसिस बोलते हैं। तो 3 चीज़ें मिलती हैं जब हम डीएनए का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। इसका मतलब डीएनए या आरएनए जो है वो इन तीनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेसिस से। अब डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो शुगर मोइटी होती है वो होती है बीटा डी 2 ऑक्सीराइबोस, जबकि आरएनए मॉलिक्यूल में जो शुगर मोइटी होती है, यानी कि जो पेंटोज शुगर है, वो होती है बीटा डी राइबोस। क्लियर है? तो ये हमारा बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर है और ये बीटा डी 2 डी ऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस देख लो। जो हमारा C1 है उसमें सेम है OH और H, जो C2 है उसमें यहाँ पे H है और नीचे OH है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ H है क्योंकि ये डी ऑक्सी है, यानी कि एक ऑक्सीजन गायब है। फिर थर्ड वाले पे सेम है, H और OH है, और फोर्थ वाले पे भी हमारा H है, और फिर हमारा CH2OH आ जाता है फिफ्थ वाला। सिर्फ जो हमारा C2 कार्बन है उसमें डिफरेंस है बीटा डी राइबोस और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। क्लियर है? अब जो डीएनए होता है उसमें 4 बेसेस होते हैं। कौन कौन से? पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थाइमिन। इसी तरीके से जो आरएनए है उसमें भी 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, मतलब थाइमिन को रिप्लेस करके वहां पे यूरेसिल आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, डीएनए में जो हमारे बेसेस हैं वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में जो थाइमिन है उसकी जगह हमारा यूरेसिल आ जाता है, बाकी तीनों बेसेस सेम रहते हैं। क्लियर है? अभी जो एडेनिन और ग्वानिन है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? प्यूरिन क्लास को बिलोंग करते हैं, और ये तीनों जो है नीचे वाले ये पायरिमिडीन क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी। क्लियर है? अब जो हमारा ए है वो बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ और साइटोसिन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। ऐसे ही आरएनए में अगर हम देखें तो एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ बनाएगा और साइटोसिन और ग्वानिन का तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड।
अब ये हमारी शुगर है, आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी 1' पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर एक बेस आके अटैच होता है तो जो ये यूनिट बनती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे। अब न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर कार्बन्स होते हैं उनको हम 1', 2', 3' इस तरीके से नंबरिंग करते हैं जिससे हम उनको बेस से डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है, देखो 1' है, 2' है, 3' है, 4' है और ये 5' है। अब जब न्यूक्लियोसाइड को हम फॉस्फोरिक एसिड से लिंक कराते हैं 5' पोजीशन पे, तब हमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलता है। तो अगर सिर्फ हमारे पास शुगर मोइटी और बेस रहा और बेस 1' पोजीशन पे है तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इसमें हमने 5' पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड जो है उसे लिंक करा दिया तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता। क्लियर हो गया? यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो हो गया हमारा शुगर मोइटी प्लस बेस, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा वो हो गया शुगर मोइटी प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ा था, प्रोटीन्स में हमने पेप्टाइड लिंकेज पढ़ा था, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स में हमारा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। अब ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता किसके बीच में है? 5' और 3' कार्बन एटम्स जो होते हैं पेंटोज शुगर के, उनके बीच में। तो ये बनता कैसे है वो हम देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। तो सपोज करो ये हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पे हमारा 1' पोजीशन पे बेस लगा हुआ है दोनों में और 5' पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड। तो अब इनमें जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगा वो इस तरीके से होगा। इस वाले का ये देखो, ये 1', 2', 3', 4' और ये 5' है। तो 3' और 5' के बीच में बनना चाहिए, या फिर इसका 3' और इसके 5' के बीच में बनना चाहिए। तो ऊपर वाली शुगर का हमने 3' ले लिया और नीचे वाली शुगर का हमने 5' ले लिया। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों कार्बन एटम्स जो हैं उनके बीच में ये लिंकेज बनता है फॉस्फोडाइएस्टर वाला। क्लियर हो गया? सो हमेशा 5' और 3' मतलब एक का 5' होगा एक न्यूक्लियोटाइड का और दूसरे वाले का 3' रहेगा। तो अगर हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन देखें न्यूक्लिक एसिड का तो हम कैसे लिख सकते हैं? बेस इज अटैच्ड टू शुगर इज अटैच्ड टू फॉस्फेट, फिर इट इज अटैच्ड टू बेस, देन शुगर, देन फॉस्फेट, देन n नंबर हो गया ये, और फिर वही हमारा बेस, देन शुगर, देन फॉस्फेट। तो ये हम सिंपल वर्जन बना सकते हैं हमारी न्यूक्लिक एसिड चेन। क्लियर हो गई ये चीज? नाउ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जो भी इंफॉर्मेशन आती है न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस की न्यूक्लिक एसिड चेन में, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। अब जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने एक डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो दिया था डीएनए का, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो इसमें ए जो है वो टी से बॉन्डेड है और जी जो है वो सी से बॉन्डेड है। अब इसमें ये वाली एक चेन है और ये दूसरी चेन है। So these two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bonds between pairs of bases. तो ये दो अलग अलग चेन्स हैं लेकिन ये एक साथ क्यों हैं? क्योंकि इनके जो बेसेस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो गई है, इसकी वजह से ये एक साथ है। अभी जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिक पेयर्स के बीच में ही बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर इस पे जी होगा तो इस वाले पे सी होगा, इधर ए होगा तो इधर टी होगा, इधर टी है तो इधर ए होगा, इस तरीके से, नहीं तो बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। अब एडेनिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ, जबकि साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ बनाता है। और इसमें एक और चीज़ है, जो एडेनिन और थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो बॉन्ड्स बनते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो होते हैं 3 बॉन्ड्स। नाउ इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिसेस आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। अब जो आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। कभी कभी क्या होता है वो खुद के ऊपर ही फोल्ड बैक कर जाते हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब खुद के ऊपर ही फोल्डिंग करवा के। अब आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक होता है हमारा एमआरएनए, दूसरा होता है हमारा आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए। इन तीनों को डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हम बायो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, सो आप लोग बायो की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चैप्टर्स जो है देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड के लास्ट पार्ट पे, जो कि है बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
अब डीएनए जो है वो केमिकल बेसिस है हेरिडिटी का, और उसको हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रिजर्वॉयर मान सकते हैं, रिजर्व मान सकते हैं। डीएनए जो है एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल रहता है कि वो जो आइडेंटिटी है डिफरेंट स्पीशीज की, ऑर्गेनिजम्स के, उन्हें मेंटेन कर सके। अब एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इतना केपेबल होता है कि वो सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है सेल डिवीजन के टाइम पे, और आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड जो है उन्हें डॉटर सेल में ट्रांसफर करवा देता है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का, कि वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कराता है सेल में। एक्चुअली जो प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं सेल में, लेकिन जो मैसेज आता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज कराने के लिए वो डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। मतलब सिंथेसिस जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स करते हैं प्रोटीन्स का, लेकिन मैसेज जो आता है कि हाँ सिंथेसिस करवाना है वो डीएनए से आता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड्स वाला पार्ट। अब चलते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जो कि है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वाला पार्ट भी इसमें ज़्यादा नहीं दे रखा है, बिल्कुल जो मेन चीज़ें हैं वो दे रखी हैं, क्योंकि जो बायो का लास्ट चैप्टर है हमारा 11th बायो का केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, उसमें पूरा अच्छी तरीके से समझाया गया हॉर्मोन्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, उस लेक्चर को आप देख लें। तो हॉर्मोन्स होते क्या हैं? हॉर्मोन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इनको पोर कर देती हैं, और फिर ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होके जहाँ पे इनको एक्शन करना है, जो इनकी साइट है, वहाँ पे चले जाते हैं। केमिकल नेचर की टर्म्स में अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन हो गया, कुछ पॉलीपेप्टाइड होते हैं जैसे इंसुलिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, और कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं जैसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और हार्मोन्स जो होते हैं उनके कुछ फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जैसे कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी बॉडीज़ में उनका बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे जो इंसुलिन का रोल अगर हम देखें तो इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो नैरो लिमिट है उसके अंदर रखता है, तो ये वो एक फंक्शन को मेंटेन करके रख रहा है। इंसुलिन जब रिलीज होगा जब हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगी तो इंसुलिन रिलीज होगा। दूसरी तरफ इसका जो काउंटर हार्मोन है वो है ग्लूकागन। ग्लूकागन जो है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल की कमी हो गई तो ग्लूकागन रिलीज होगा और वो हमारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देगा। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये मिलके हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ओके, दूसरा आता है हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको मीडिएट करते हैं। फिर आते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स, ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फिर थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं। ये एक आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड टायरोसिन का। जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है उसका आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन का बहुत कम लेवल होगा तो इसकी वजह से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म को कैरेक्टराइज कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? आपका मोटापा जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी लिथार्जीनेस जो थकान है वो आपको हर वक्त रहने लगेगी। ऐसे ही अगर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया तो हमें हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म। अब अगर आयोडीन की कमी है आपकी डाइट में तो उसकी वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाएगी। इस कंडीशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम जो हमारा कमर्शियल टेबल सॉल्ट आता है जो आप खाते हो नमक, उसमें हम सोडियम आयोडाइड मिला दें, जो आजकल आयोडाइज सॉल्ट आता है वो खाएं तो इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है। अब जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनाड्स यानी कि टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स में प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स जो एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी फंक्शन में। जैसे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो है उनको मॉड्यूलेट करते हैं, और जो हमारे स्ट्रेस होता है उसके लिए जो रिएक्शन आता है हमारी बॉडी में वो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से ही आता है। दूसरी तरफ होते हैं हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये क्या करते हैं? जो वाटर का एक्सक्रीशन का लेवल है उसे कंट्रोल करते हैं और सॉल्ट के एक्सक्रीशन को भी कंट्रोल करके रखते हैं जो कि किडनी के थ्रू होता है। अब अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स अपना फंक्शन अच्छी तरीके से नहीं करेगा तो हमें एडिसन्स डिजीज जो है वो हो सकती है। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है? आपको एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब शुगर की कमी हो जाती है, वीकनेस होने लगती है और स्ट्रेस ज़्यादा होने लगता है। आप ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि आपको स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो गया, आप ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हो।
अब ये डिजीज जो है वो फेटल भी हो सकती है, यानी कि आपकी डेथ करा सकती है अगर हमने इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के थ्रू ट्रीट नहीं किया तो। दूसरी तरफ आते हैं हमारे हार्मोन जो हमारे गोनाड्स रिलीज करते हैं, और वो हमारे जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेजर सेक्स हार्मोन्स है जो कि मेल्स में प्रोड्यूस होता है। ये हमारे जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे डीप वॉइस हो गई, फेशियल हेयर हो गया, जनरल जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके डेवलपमेंट में मदद करते हैं। दूसरी तरफ जो एस्ट्राडायोल है वो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये जो है सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डेवलप करने में मदद करता है। दूसरी तरफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। तो लेडीज में एक और हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है? फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसके इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करना, ये इसका काम रहता है। तो ये सब चीज़ें हमने जो है हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ी है 11th बायो के, और 12th बायो का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी हमने इसके बारे में बात की है। तो वो दोनों ही चैप्टर्स आप देख सकते हो, उन दोनों के लिंक जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। नहीं तो आप डायरेक्टली जो बायो की प्लेलिस्ट है वहां से जाके भी सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये था हमारा आज का पार्ट। कल से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉलीमर्स। वो मेरे हिसाब से 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी, एक पार्ट सुबह और एक पार्ट शाम को, और उसके बाद एक ही यूनिट रह जाएगी हमारी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो गाइस, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।